हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमर सिंह, प्राध्यापक अर्थशास्त्र, आपका मेरे चैनल साथ स्टडी एट होम पर स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से आपको अर्थशास्त्र जैसा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट ऑनलाइन करवाया जाएगा। अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो ये रोजगार से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। सरकारी क्षेत्र में इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, प्लानिंग कमीशन, नाबार्ड, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और जितने भी बैंक्स हैं उनमें इस सब्जेक्ट से संबंधित जॉब्स आपको मिलेंगी। और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट और डाटा एनालिस्ट के रूप में भी आपको रोजगार के अवसर मिलते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से हम अपने सब्जेक्ट को आपके लिए आसान बनाएंगे, उपयोगी बनाएंगे और उम्मीद है कि ये जो प्रयास है वो आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो अपेक्षित हैं, आप उनको भेज सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा समष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा अध्याय है और इस अध्याय में हम समष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड कुछ धारणाएं हैं, कुछ कंसेप्ट्स हैं जिनको हम समझेंगे, जो कि आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें आपको सहायता करेंगे उन चैप्टर्स को समझने में। इसको मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही बनाने की कोशिश की है ताकि आप अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको आप आसानी से लिख सकें। वैसे ज़्यादातर जो इस चैप्टर से उम्मीद की जाती है वो 1 मार्कर और 2 मार्कर की ही उम्मीद की जाती है, लेकिन 4 मार्कर में भी 2 अंतर आ सकते हैं। स्टॉक प्रवाह के बीच में आ सकता है, मध्यवर्ती अंतिम वस्तु के बीच में आ सकता है। तो इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? तो वस्तुओं को प्राय अंतिम तथा मध्यवर्ती वस्तुओं में वर्गीकृत किया जाता है। अलग अलग आधार पर अलग अलग प्रकार हो सकते हैं वस्तुओं के, आगे भी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो आधार बनाया गया है वो ये बनाया गया है कि क्या वस्तु प्रयोग करने के लिए तैयार हो चुकी है या उसमें अभी भी कुछ परिवर्तन बाकी है। तो पहली वस्तु है अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा, अब ये वर्ड आपको याद करना है, सीमा रेखा पार कर चुकी है और अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार है। इनके अंतिम प्रयोगकर्ता कौन होते हैं? उपभोक्ता भी होते हैं और उत्पादक भी होते हैं। उत्पादक कैसे? भाई जैसे मान लो मशीनें हैं, तो मशीनें अंतिम वस्तु है और उत्पादक उन मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं और वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए। और उपभोक्ता क्या करते हैं? वस्तुओं का प्रयोग किसके लिए करते हैं? अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए। अंतिम वस्तुओं को प्राय 2 भागों में बांटा जाता है, अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं और अंतिम उत्पादक वस्तुएं। अब अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं की डेफिनेशन देखते हैं। तो ये जितनी भी जो आप कंसेप्ट कर रहे हैं सब 2 मार्कर में आ सकते हैं। जैसे 2 मार्कर में अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं। अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं क्या हैं। अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अंतिम उत्पादक वस्तुएं क्या हैं। अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं वे हैं जो अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार हो चुकी हैं और उपभोक्ता उनके अंतिम प्रयोगकर्ता होते हैं। जैसे मक्खन, डबल रोटी, यानी कि हम उनका प्रयोग कर सकते हैं अपनी भूख को मिटाने के लिए, अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए। ऐसे ही यही डेफिनेशन हम उसकी कहेंगे अंतिम उत्पादक वस्तुओं की। यह वह वस्तुएं हैं जो अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार हो चुकी हैं। अब इसमें अंतिम उपयोगकर्ता कौन था? उपभोक्ता। इसमें अंतिम उपयोगकर्ता कौन है? उत्पादक। ठीक है, सिर्फ यही वर्ड तो बदलना है। उदाहरण, किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ट्रैक्टर तथा हार्वेस्टर, यानी कि ये इनका कई सालों तक प्रयोग करते हैं और उत्पादन करने के लिए। फिर है मध्यवर्ती वस्तुएं। अब दूसरे प्रकार की वस्तुएं कौन सी हैं? मध्यवर्ती वस्तुएं। तो मध्यवर्ती वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होती हैं और इनके मूल्य में अभी वृद्धि की जानी है, यानी कि ये अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। अर्थात ये वस्तुएं अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा अभी उपयोग के लिए तैयार नहीं होती। फिर है दूसरा क्वेश्चन,
उपभोग वस्तुएं क्या हैं? उपभोग वस्तुओं का वर्गीकरण कीजिए। अभी हमने देखा उपभोग वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं। तो अब ये उन्हीं और उन वस्तुओं में भी वर्गीकरण है, उन वस्तुओं में भी कई प्रकार हैं। तो अभी वो देखते हैं। उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे दूध, जो भी हम खा रहे हैं, पहन रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, वो क्या है? उपभोग वस्तुएं हैं, क्योंकि हम उनका प्रयोग और अधिक उत्पादन के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। उपभोग वस्तुओं का वर्गीकरण क्या है? पहला है टिकाऊ वस्तुएं। इनका उपयोग कई वर्षों तक बार बार किया जाता है। जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, कार हो गई, स्कूटर हो गई आदि। तो ऐसा तो है नहीं कि हम इनका 1-2 साल के लिए प्रयोग करते हैं, लंबे समय तक हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है। दूसरा है अर्ध टिकाऊ। अर्ध टिकाऊ, अब आप समझ सकते हो भाई, ये था टिकाऊ, इससे थोड़ा बहुत कम होगा ये टिकाऊ, है ना। तो अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं कौन सी हैं? इनका प्रयोग 1 वर्ष या उससे अधिक कुछ समय के लिए किया जा सकता है। जैसे कपड़े, फर्नीचर, क्रॉकरी। तो कपड़े बहुत लंबे समय तक नहीं चलते। ऐसे तो कोई अगर कह दे जी मेरे पास तो 10 साल के लिए पड़े हैं, उसकी बात नहीं की जा रही। लेकिन ज़्यादातर उनको कम टिकाऊ माना जाता है बनिस्पत के कार के, टीवी के, फ्रिज के। तो उनको कम टिकाऊ माना जाता है, इसलिए उनको अर्ध टिकाऊ कहा जाता है। फिर है गैर टिकाऊ। तो गैर टिकाऊ अथवा एकल उपयोग। अब एक ही बार इनका प्रयोग किया और तभी ये समाप्त। इनका प्रयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है, जैसे दूध या डबल रोटी, जो भी हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। सेवाएं वे गैर भौतिक वस्तुएं हैं जिनका मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, जो जैसे डॉक्टर, वकील, घरेलू नौकर आदि की सेवाएं इसका कुछ उदाहरण है। यानी कि इनका कोई रंग रूप आकार नहीं होता। कोई भी वस्तु है उसका कोई रंग रूप आकार होता है, उसको हम भौतिक कहते हैं कि वो भौतिक पदार्थों से बनी है। लेकिन जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, उसकी कोई भी रंग रूप आकार नहीं है। ऐसे ही जो डॉक्टर आपको सलाह देता है, उस सलाह का भी कोई रंग रूप आकार नहीं है। जो वकील आपके लिए आपका केस लड़ता है, आपको सलाह देता है, उसका भी कोई रंग रूप आकार नहीं है उस सलाह का। इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? सेवाएं। तो अर्थशास्त्र में जो गैर भौतिक आपको वो दी जा रही हैं सुविधाएं, उसको हम क्या कहते हैं? सेवाएं कहते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा है, पूंजीगत वस्तुएं कौन सी हैं? तो पूंजीगत वस्तुएं कौन सी हैं? पूंजीगत वस्तुएं उत्पादकों की वे स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं जिनका उत्पादन प्रक्रिया में बार बार कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है, जैसे प्लांट, मशीनरी आदि। अब मशीन है, उसका प्रयोग कोई 1-2 साल के लिए नहीं किया जाता, क्या पता उसका 10 साल के लिए, 15 साल के लिए प्रयोग किया जाए। तो वो क्या है? पूंजीगत वस्तुएं हैं। और इनकी जो मूल्य होता है वो अच्छा खासा होता है। ये नहीं कि भाई एक नट बोल्ट भी उसमें जो लगा है वो भी कई सालों तक उसका प्रयोग किया जा रहा है, तो हम नट बोल्ट को, छोटी छोटी जो कीमत वाली जो चीज़ें हैं उनको हम पूंजीगत वस्तुएं नहीं कहेंगे। जिनकी कीमत भी अच्छी खासी हो और जिनका प्रयोग उत्पादन में किया जाए, कई वर्षों तक किया जाए। चौथा, निवेश की परिभाषा दें। निवेश क्या है? निवेश से अभिप्राय उत्पादक द्वारा नई पूंजीगत वस्तुओं की खरीद पर किया गया व्यय है। यहाँ एक गलत हो गया, किया गया व्यय, ताकि उसके पूंजी के स्टॉक में वृद्धि हो। इसे पूंजी निर्माण भी कहा जाता है। अब आप एक देखें, जब तक एक उत्पादक नई अपनी मशीनों को नहीं लगाएगा, जो उसकी पुरानी मशीनें हो रही हैं उनको नहीं बदलेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा? उसकी जो उत्पादन करने की क्षमता होगी वो खत्म होती चली जाएगी। और जब उसकी उत्पादन करने की क्षमता खत्म होती चली जाएगी तो वो अपने व्यवसाय को लंबे समय तक लाभप्रद नहीं रख पाएगा, उसको अपना व्यवसाय
उसका धीरे धीरे घाटे में चलता चला जाएगा और एक दिन जाके बंद हो जाएगा। तो अगर उसको प्रतियोगिता में बने रहना है, कंपटीशन में बने रहना है, तो उसको लगातार अपने पूंजी के स्टॉक में भी वृद्धि करते रहना पड़ेगा ताकि वो वस्तुओं को कम लागत पर बना सके। उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने पूंजी के स्टॉक में वृद्धि करे। अगर उसको अपना व्यवसाय बढ़ाना है तो व्यवसाय बढ़ाने के लिए भी उसको अपनी पूंजी के स्टॉक में वृद्धि करना अति आवश्यक है। ठीक है। अब इसमें भी निवेश को भी हम क्या कहते हैं, निवेश तथा स्थिर निवेश का महत्व। इसमें भी दो प्रकार के निवेश हो सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो कौन सा है, स्थिर निवेश। निवेश एक उत्पादक के उत्पादन पैमाने को बढ़ाने में महत्वपूर्ण होता है, जिससे कि उत्पादन में वृद्धि होती है। अब वो एक ही अगर अपनी मशीन लेके बैठा रहे और वो मशीनें भी उसकी पुरानी होती चली जाएं, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका जो आकार है कंपनी का वो उतने का उतना रह जाएगा, और जो दूसरी प्रतियोगी कंपनियां हैं वो अपना आकार बढ़ाकर अपनी लागत को कम करके ज़्यादा लाभप्रद बन के और वो प्रतियोगिता में आगे निकल जाएंगी। तो इसलिए उसको अपने पैमाने में यानी आकार में वृद्धि करना आवश्यक है, और उसके लिए उसको निवेश स्थिर परिसंपत्तियों में निवेश करना बहुत महत्वपूर्ण है उसके लिए। एक अर्थव्यवस्था के विकास के लिए निवेश बहुत जरूरी है। तो निवेश के दो घटक हैं। घटक का मतलब क्या है कि दो प्रकार से हम निवेश देखते हैं, एक है स्थिर निवेश और एक है माल सूची निवेश। ये आपको बता दिया जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो कौन सा है, स्थिर निवेश। स्थिर निवेश उत्पादकों द्वारा स्थिर परिसंपत्तियों अथवा पूंजीगत वस्तुओं जैसे प्लांट, मशीनरी आदि की खरीद पर किया गया खर्च है। ठीक है, तो स्थिर निवेश कहलाता है। माल सूची निवेश फिर क्या है, किसी समय पर उत्पादक के पास बिना बिकी तैयार वस्तुएं, अर्ध तैयार वस्तुएं, कच्चे माल को माल सूची स्टॉक कहा जाता है। वर्ष के दौरान माल सूची स्टॉक में होने वाले परिवर्तन को उत्पादक का माल सूची निवेश कहा जाता है। माल सूची निवेश अंतिम स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक को निकालकर मापा जाता है। भाई अब सभी की सभी वस्तुएं तो तैयार नहीं होती, कुछ वस्तुएं तैयार हैं लेकिन वो अभी बिकी नहीं है, वो उत्पादक के पास ही पड़ी हैं। कुछ अर्ध तैयार है यानी कि अभी प्रोसेसिंग में है, और कुछ बिल्कुल कच्चे माल के रूप में पड़ी हैं। जैसे मान लो कोई जूता बनाने वाली फैक्ट्री है, तो अब सारे के सारे जूते तो एकदम से तैयार नहीं हो जाते। कुछ जूते तैयार हो गए, कुछ अभी सीलने वगैरह बाकी हैं, उनको फिनिशिंग टच देना बाकी है, और कुछ ऐसे हैं कि वो चमड़ा ही पड़ा है, अभी उसमें कुछ भी प्रोसेस नहीं हुआ है। लेकिन उनसे उत्पादन तो होगा आने वाले समय में। वो जो जूते आधे तैयार हैं उनसे भी तैयार जूते बनेंगे, और जो चमड़ा पड़ा है उससे भी जूते बनेंगे। तो पैसा तो लग चुका है उत्पादक का, इसलिए उसको क्या कहेंगे, निवेश कहेंगे। ठीक है, उसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन हमारा है, मूल्य ह्रास। अब देखो ये दो शब्दों से बना है, मूल्य और प्लस में ह्रास। ह्रास का मतलब क्या होता है, कम होना। ठीक है ना, ह्रास का मतलब होता है कम होना। तो अगर हम एक तरीके से देखें इनको दोनों को जोड़ के, तो मूल्य का कम होना, मूल्य ह्रास क्या हो गया, मूल्य का कम होना। इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। तो मूल्य ह्रास, या इसको हम ये भी कह देते हैं अचल पूंजी का उपभोग का इसका अर्थ क्या है, देखते हैं। अचल पूंजी के उपभोग या मूल्य ह्रास से अभिप्राय एक लेखा वर्ष में सामान्य टूट-फूट, अनुमानित अप्रचलन तथा आकस्मिक हानि की सामान्य दर के कारण स्थायी पूंजी में होने वाली कमी है। मूल्य ह्रास को स्थिर पूंजी का उपभोग भी कहा जाता है। अब टूट-फूट, भाई आप उत्पादन कर रहे हो, आपकी जो मशीनरी है वो कहीं ना कहीं टूटेगी फूटेगी। आपकी जो मशीन है वो पुरानी भी होगी, अप्रचलन। ठीक है ना, तकनीक बदलती रहती है, नई नई तकनीक आती रहती है। जो पुरानी वस्तुएं हैं वो पुरानी तकनीक की हो जाती हैं, इसलिए उनकी जो मूल्य है वो कम होने लगता है। टूट फूट के कारण भी उनका मूल्य कम होने लगता है। आकस्मिक हानि की सामान्य दर, भाई आकस्मिक हानि किस प्रकार की हो सकती है। मान लो कोई ऐसी घटना है जो हम अंदाजा लगा रहे हैं, जैसे आग भी लग सकती है।
ठीक है, उसके कारण भी समस्या आ सकती है। हीट के कारण मान लो वो खराब हो जाए, वो भी संभावना है। तो ये अनुमानित है, ठीक है ना। जिस चीज़ का अनुमान नहीं लगाया जा सकता उसको हम इसमें नहीं जोड़ते, ठीक। अब एकदम से हम ये नहीं जोड़ते कि भाई भूकंप आ गया, ठीक है, तो उसका अनुमान हम नहीं लगा सकते। तो अगर भूकंप आने के कारण कुछ गड़बड़ होगी तो वो हमने जोड़ी ही नहीं, पहले उसका हमने अंदाजा ही नहीं लगाया था। तो सिर्फ अनुमानित या आकस्मिक हानि की सामान्य दर, ठीक है, सामान्य दर जो अनुमान जिसका लगाया जा सके। तो उसके कारण जो स्थायी पूंजी की मूल्य में जो हानि होती है उसको हम क्या कहते हैं, मूल्यह्रास या अचल पूंजी का उपभोग। अचल का मतलब क्या है, देखो चल का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब जैसे पैसा है, हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। अब इसके आगे अ लग गया तो ये क्या बन गया, अचल। अचल का मतलब क्या है, जिसको हम इस प्रकार से उठा के नहीं चल सकते। जैसे जमीन है, जमीन क्या है, अचल है। ऐसे ही मशीनरी भी क्या है, अचल है, उसको हम ऐसे उठा के घूम नहीं सकते। तो यानी कि अचल पूंजी का उपभोग, इसको हम मूल्यह्रास को अचल पूंजी का उपभोग भी कहते हैं। तो मूल्यह्रास का क्या मतलब है कि उत्पादक वस्तुओं के मूल्य में या पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में होने वाली हानि, मूल्यह्रास। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मूल्यह्रास आरक्षित कोष किसे कहते हैं। अब हमें पता है कि जो हमने मशीनरियां लगाई हुई हैं वो आने वाले समय में उनका जो मूल्य है वो कम होता चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास कोई बैकअप प्लान भी होना चाहिए कि भाई जब वो ख़त्म हो चुके होंगे, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो हम उसको रिप्लेस जब करेंगे तो उसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ फंड भी होना चाहिए। तो जो वो फंड है उसी को हम क्या कहते हैं, कोष कहते हैं। कि हमने वो पहले ही शुरू से ही हम थोड़ा थोड़ा पैसा उस कोष में डालते रहे कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उन मशीनों को आसानी से बदल पाएंगे, हमारे ऊपर एकदम से वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। मूल्यह्रास आरक्षित कोष से अभिप्राय मूल्यह्रास की हानि को पूरा करने के लिए कोषों का प्रावधान करना है। इन कोषों का उपयोग स्थिर परिसंपत्तियों की पुनः स्थापन के लिए तब किया जाता है जब उनकी टूट फूट होती है या जब उनका अप्रचलन हो जाता है। अब कोई तकनीक ही पुरानी हो गई तो अब हमें नई तकनीक लगानी पड़ेगी ना। जैसे पहले VCR आते थे, VCR, उनमें बड़ी सी कैसेट डलती थी। लेकिन अब जो धीरे धीरे वो VCR बनाने की जो मशीन है वो तो ख़त्म हो गई, मतलब अप्रचलन हो गया। अप्रचलन का मतलब क्या, अब VCR का कोई प्रयोग ही नहीं करता। तो जो मशीन VCR बनाने के लिए प्रयोग की जा रही थी अब वो किसी काम की नहीं है, ठीक है ना। दूसरी मशीन लगानी पड़ेगी जो CD प्लेयर बना रही होगी या DVD प्लेयर बना रही होगी। तो इस प्रकार से उसके लिए मशीनों को बदल लेंगे जब हम पहले ही कोषों का प्रावधान कर लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, मूल्यह्रास आरक्षित कोष। सातवां क्वेश्चन, चालू पुनः स्थापन लागत किसे कहते हैं। तो एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था की सभी उत्पादक इकाइयों के मूल्यह्रास या अनुमानित मूल्य चालू पुनः स्थापन लागत कहलाता है। यानी कि सभी जो उत्पादक इकाइयां हैं उनके मूल्यह्रास का अनुमानित मूल्य के एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष में कितने मूल्य की हानि हो रही है और उनको बदलने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, चालू पुनः स्थापन लागत। तो ये सभी जो उत्पादक हैं उनकी मूल्य हानि का ये जोड़ है, ठीक है। उसके बाद है पूंजीगत हानि, 8वां। ये सारी डेफिनेशंस हैं जो आपको 2 मार्कर्स में मिलेंगे। पूंजीगत हानि से अभिप्राय स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में होने वाली ऐसी हानि से है जब इनका उपयोग नहीं हो रहा होता। इसका कारण क्या है, प्राकृतिक विपत्तियां, भूकंप आदि आ गया। और दूसरा क्या है, आर्थिक मंदी के दौरान परिसंपत्तियों के बाजार मूल्य का गिरना। तो अब जो इसमें मूल्य में हानि हुई है वो उत्पादन करने से नहीं हुई, वो मशीनों के प्रयोग करने से नहीं हुई, वो टूट फूट से नहीं हुई, ठीक है, वो अप्रचलन से भी नहीं हुई। किस चीज से हुई है, एकदम से विपत्ति आ गई, प्राकृतिक विपत्ति, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो उससे उस मशीन की जो कीमत है वो खत्म होगी, कम होगी, खराब होगी वो।
या आर्थिक मंदी के कारण। अब आर्थिक मंदी के कारण उत्पादन की जो मांग होती है वो कम होती है, उत्पादन भी कम बनेगा। तो जब उसके कारण उत्पादन कम हो गया, उसके कारण भी उसका मूल्य कम हो जाएगा। और वैसे भी क्योंकि मंदी के दौरान सभी वस्तुओं के मूल्य कम हो जाते हैं, तो उस मशीन का मूल्य भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो उस मशीन का मूल्य कम हुआ है वो मंदी के कारण हुआ है, टूट फूट के कारण नहीं हुआ। तो इसको हम क्या कहेंगे? पूंजीगत हानि। 9वां क्वेश्चन हमारा है, टिकाऊ व गैर टिकाऊ वस्तुओं में क्या अंतर है? तो टिकाऊ को हम कई सालों तक प्रयोग कर सकते हैं, और गैर टिकाऊ वस्तुएं कौन सी होती हैं? जो एक ही बार उपयोग की जा सकती है और उनका मूल्य भी कम होता है, जैसे गैस, सब्जियां, दूध आदि। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, और आपको इसको थोड़ा समझने की भी आवश्यकता है, ये पेपर में 4 नंबर में आपके आ सकता है और आता रहता है। स्टॉक तथा प्रवाह की धारणा को स्पष्ट करें, इनके बीच में अंतर क्या है? ठीक है, तो स्टॉक क्या है? स्टॉक समय की एक निश्चित बिंदु पर मापे जाने वाली मात्रा है, जैसे बैंक खाते में जमा, छत की टंकी में पानी आदि। निश्चित बिंदु पे आप ये देखोगे आपके बैंक में अब कितना पैसा है। मान लो आपके पास पेटीएम है या आप फोन पे ऐप यूज करते हो, अभी आपने वो खोली, इसी समय जब आप ये वीडियो देख रहे हैं आपने देखा आपके खाते में कितना पैसा है। तो वो क्या है? आपने उस समय देखा कि आपके खाते में कितना पैसा है। आपकी मदर ने बोला कि जाके ऊपर देख के आओ टंकी में पानी कितना है। मान लो आपका जो ट्यूबवेल वगैरह है वो ख़राब हो चुका है, तो उन्होंने बोला भाई ऊपर जाके टंकी में पानी देख के आओ, ताकि हम उसके हिसाब से अपनी जो पानी की यूज करने की रिक्वायरमेंट है उसको चेंज कर सकें, ताकि आसानी से वो पूरा दिन निकाला जा सके, जब तक वो मोटर आपकी ठीक होती है तब तक निकाला जा सके। आप ऊपर गए, आपने देखा जाके भाई टंकी आधी भरी हुई है, ठीक है, तो अब वो आधी भरी हुई है, तो वो क्या देखा आपने? उस समय जाके देखा, समय के उस बिंदु पे देखा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको याद करने की कोशिश करें तो स्टॉक के ऊपर एक बिंदी सी लगी हुई है, देखिए, ये देखिए स्टॉक है ना। तो आप इसको बिंदी मान सकते हैं, यानी कि समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली मात्रा है ये। अब कई बच्चे क्या करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं ये एक समय की निश्चित बिंदु है, या समय का एक निश्चित बिंदु स्टॉक कहलाता है। भाई समय का निश्चित बिंदु तो समय का वो बिंदु ही कहा जाएगा, वो स्टॉक नहीं कहा जाए। स्टॉक तो वो मात्रा कही जाएगी जिसको हम मापते हैं समय के एक निश्चित बिंदु पर। तो जैसे बैंक खाता और छत की टंकी में जमा पानी। उसके विपरीत प्रवाह क्या है? तो इसको हम बिंदु में नहीं मापते, इसको हम मापते हैं अवधि में। एक विशिष्ट अवधि में मापी जाने वाली मात्रा है, जैसे आय। अब आपसे कोई पूछे आपकी आय कितनी है या आपके फादर की आय कितनी है, तो आप 1 महीने की बताओगे या 1 साल की बताओगे? उस समय तो नहीं बताओगे कि मेरे फादर की आय आज इस टाइम, ठीक है, इतनी उन्होंने कमा ली है। महीने के हिसाब से बताया जाता है। वेतन भी आपको महीने के हिसाब से मिलता है, सैलरी भी आपको, मजदूरी भी आपको पूरे 8 घंटे की मिलती है, ठीक है ना। उसके बाद पूंजी पर ब्याज, जो ब्याज आपका लगता है वो अवधि के हिसाब से लगता है, बिंदु पे नहीं लगता, वो अवधि के हिसाब से। और छत की टंकी से पानी का रिसाव, अब आपके मान लो टंकी में छेद हो जाए तो जो पानी निकल रहा है वो क्या है? प्रवाह है। आप ये देखोगे कि 1 घंटे में कितना पानी निकल गया या 10 मिनट में कितना पानी निकल गया, तो वो आप अवधि में माप रहे हो। ठीक, तो सीधा मैंने तो आपको बता दिया तरीका। स्टॉक के ऊपर जो ये बिंदी है इसको बिंदी मान लो, यानी कि वह मात्रा जो समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी जाए। अब इनके बीच में अंतर क्या है? पहला है माप। स्टॉक का संबंध समय के एक निश्चित बिंदु से होता है, जैसे 1 जनवरी 2016 को आपकी बचत राशि 1000 रुपये है। प्रवाह का संबंध समय की अवधि से होता है, जैसे 5 रुपये प्रतिदिन आपका जेब खर्च है। समय काल, स्टॉक का समय काल नहीं होता और प्रवाह का समय काल होता है, प्रति घंटा, प्रति माह, प्रति वर्ष। ठीक है,
चौथा मतलब तीसरा पॉइंट, परस्पर निर्भरता स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है। जैसे पूंजी का स्टॉक जितना अधिक होता है उतनी ही अधिक वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रवाह होता है। अब किसी के पास मान लो पूंजी का स्टॉक ज़्यादा है तो वो आसानी से मशीनों को खरीद सकता है, नई मशीनें लगा सकता है, तो यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह अधिक होगा। प्रवाह स्टॉक को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए मुद्रा की पूर्ति में मासिक वृद्धि से मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है। अब अगर मान लो प्रवाह ज़्यादा होगा, हमारे पास चीज़ें आ ज़्यादा रही हैं, तो स्टॉक होने की भी संभावना ज़्यादा होगी। अगर मुद्रा की जो पूर्ति है वो बढ़ गई है अर्थव्यवस्था में, तो उससे हमारे पास भी मुद्रा की जो मात्रा है वो बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है ना। चौथा एक पक्षीय अर्थशास्त्र की कुछ अवधारणाओं का कोई स्टॉक पहलू नहीं होता। ठीक है, जैसे आयात और निर्यात, इसको हम अवधि में मापते हैं और इसमें क्या है, आयात तथा निर्यात को केवल प्रवाह अवधारणाओं के रूप में ही प्रयोग किया जा सकता है, उसका कोई भी स्टॉक पहलू नहीं होता। पांचवा पॉइंट हमारा है, उदाहरण क्या है, संपत्ति, संबल, पूंजी, बैंक जमा, छत की टंकी में पानी। और इसके उदाहरण क्या है, आय, मुद्रा का व्यय, पूंजी निर्माण, पूंजी पर ब्याज, छत की टंकी से पानी का रिसाव। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है, इससे अगले जो वाले जो क्वेश्चन है इससे नेक्स्ट उसमें पार्ट में आपको करवाया जाएगा। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जो PDF है वो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ जो एक लिंक दिया गया है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं ये हरियाणा बोर्ड और दूसरे बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके बेस के ऊपर ही आपको ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। और 2017, 18, 19 और 20 के जो प्रश्न पत्र हैं वो लगभग इनमें कवर हैं। तो आप इसको PDF से अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। धन्यवाद।